सुमित सुमित सिंह, तुम्हारा रैंक 1387 आया था, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, और आप मुंबई यूनिवर्सिटी से हो। और मुझे नहीं पता आपने कॉलेज के साथ कैसे इतनी अच्छी प्रिपरेशन करी थी कि आप सिविल इंजीनियरिंग में ही फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किए हो गेट एग्ज़ाम, और आप अभी आईआईटी बॉम्बे में एमटेक कर रहे हो। तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करो कि आपने कॉलेज के साथ अपना टाइम कैसे मैनेज किया था, ताकि बाकी लोग भी वो सारी चीज़ें कर पाए और आपसे उन्हें कुछ हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कब किया था। तो जब मैं थर्ड ईयर में था तो मैंने एक सेमिनार अटेंड किया, एक क्लासेस का सेमिनार था। तो तभी मुझे मालूम पड़ा कि गेट एक इतना बहुत अच्छी चीज़ है इंजीनियर्स के लिए, और उसके ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ स्कोप है गेट के बाद। तब मैंने थर्ड ईयर में स्टार्ट कर दिया था अपना प्रिपरेशन। तो जब मैंने थर्ड ईयर में स्टार्ट किया प्रिपरेशन, तो स्टार्टिंग तो इनिशियल डेज थे, तो उस टाइम मैं इतना सीरियस नहीं था। बट फिर मैंने एक बार सोचा कि अगर मुझे गेट अच्छे से क्रैक करना है, एक अच्छे स्कोर के साथ क्रैक करना है, अच्छा रैंक लाना है, तो मुझे गेट को प्रायोरिटी देना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स को थोड़ा मुझे बैक हैंड में लेना पड़ेगा और गेट को प्रायोरिटी देना पड़ेगा। तो इसलिए बेसिकली मैंने फिर जैसे एक एग्जांपल देता हूँ। मैं जब फर्स्ट सेकेंड ईयर में था तो मैं असाइनमेंट सब एकदम खुद से करता था, सारे एकदम परफेक्ट होते थे मेरे, सबसे पहले मैं सबमिट करता था। बट बाद में मैंने सोचा कि अगर ऐसा चालू रहेगा तो मेरा गेट का प्रिपरेशन कहीं ना कहीं पीछे चले जाएगा। तो सबसे फर्स्ट चीज़ था वो मैंने असाइनमेंट को थोड़ा हल्के में लेना शुरू किया, क्योंकि मुझे गेट को टाइम देना था। तो मैं असाइनमेंट्स एकदम लास्ट में सबमिट करने लगा जब मुझे करना था। ये मैंने एक ऐसा कर दिया और उसमें मैंने अपना टाइम बचा लिया। ठीक है, अब ये थी एक बात। उसके बाद मैंने क्या स्टार्ट किया कि जो सब्जेक्ट्स मेरे गेट एग्जामिनेशन में है, जो हमारे सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस में है गेट में, वो सब्जेक्ट्स में मैं ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया। मतलब कॉलेज में भी मैं वही पढ़ता था, जो गेट के सब्जेक्ट्स है मैं कॉलेज में भी वही सब्जेक्ट से फोकस करता था। बाकी जो नॉन गेट सब्जेक्ट्स है वो मैं ऐसे समझो कि एग्ज़ाम के एक हफ्ते पहले ही मैंने पढ़ा है। वो मैंने बस उसमें क्लियर करना था मुझे, क्योंकि मुझे पता था मैं वो पढ़ के मुझे कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं बेसिकली गेट वाले सब्जेक्ट्स ही पढ़ूंगा तो मुझे गेट में काम आएंगे वो। तो ये एक स्ट्रैटेजी था। उसके अलावा मैंने टाइम और कैसे मैनेज किया, जब हम कॉलेज जाते थे तभी लोकल ट्रेन में ट्रैवल करते थे। तो मैंने क्या किया था, मेरे जो सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं सिविल इंजीनियरिंग के, वो मैंने अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करके रख लिए थे। तो उससे क्या हुआ, मैं जब ट्रैवल करता था तो मैं फ़ोन में वो फार्मूले सब सुनता रहता था। तो उससे मेरे फार्मूले सुनता था और बोलता भी था। तो उससे मेरे पूरे ब्रेन में वो फार्मूले फिक्स हो गए अच्छे से। सारे जो फार्मूले, जैसे कि एक सपोज एक सब्जेक्ट का एग्जांपल है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, अगर आप रिकॉर्ड करने जाओगे तो मैक्सिमम 10 मिनट्स में आपके पूरे फार्मूले रिकॉर्ड हो जाएंगे। मैक्सिमम 10 मिनट्स उतना ही लगेगा, क्योंकि हम बोलते हैं तो एकदम फास्ट बोलते हैं, रिकॉर्ड हो जाता है वो 10 मिनट में। तो 10 मिनट में पूरा रिकॉर्ड हो गया। तो आप ट्रैवल करते रहो और सुनते रहो, चलते रहो तो भी सुनते रहो। तो दिस वाज द बेस्ट थिंग विच आई डिड। तो उससे मेरा पूरा प्रिपरेशन अच्छा हो गया। और उसके अलावा लोकल ट्रेन में, और आप ग्रेडअप एक ऐप है, ग्रेडअप जैसे कि आपको पता होगा, उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एकदम टेस्ट वाइज, आप दे सकते हो 2005 से लेके 2019 तक हमारे टाइम। अब तो 2020 का पेपर भी आ गया होगा उसमें। तो वो पेपर मैंने देना शुरू कर दिया लोकल ट्रेन में। पूरा अच्छे से मैं कोई भी पेपर उठा लेता था, कोई भी जैसे 2013 का उठा लिया, उसमें क्वेश्चन जो थे वो मैं सॉल्व करना स्टार्ट कर देता था। और मैं मोस्टली मैं देखता था कि मैं जितना मेंटल कैलकुलेशन कर सकूँ उतना मैं कर देता था, क्योंकि उससे मेरा कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट हो जाता था। बट इफ़ एट ऑल मुझे कुछ वर्क स्पेस करना पड़े तो मैं अपने पॉकेट में एक छोटा सा डायरी रखता था। पॉकेट डायरी था मेरा एक। तो वो डायरी में मैं छोटे छोटे कैलकुलेशंस करता था, थोड़े बहुत जो मुझे दिखते थे। वो डायरी हमेशा मेरे पॉकेट में रहता था, मुझे जब भी कुछ लगे तो मैं सॉल्व कर रहता था फटाक से उसमें। तो उस तरह मैंने लोकल ट्रेन में टाइम सेव किया। जो ट्रैवलिंग टाइम था वो, जैसे कि पता है उस टाइम हम ट्रैवल में बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते थे। तो मैं देखता था आजू बाजू कोई प्रिपेयर पढ़ नहीं रहा है, जो स्टूडेंट्स है सब चिल कर रहे हैं, बट मैंने वो टाइम वहाँ पे यूज़ किया। तो मुझे लगा कि वो मेरा सबसे बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम था। इसके अलावा मेरा जो हमारा कॉलेज था, तो कॉलेज में तो मतलब फ्रैंकली सेमेस्टर 8 में मैं तो गया ही नहीं कॉलेज। मैं गया नहीं कॉलेज बेसिकली, क्योंकि मुझे गेट पढ़ना था एकदम अच्छे से, तो मैं कॉलेज गया ही नहीं। और गेट का प्रिपरेशन मैं करता था अपना सेमेस्टर 8 में। 7 तक मैं गया कॉलेज। 7 तक जो मिनिमम अटेंडेंस था, क्राइटेरिया, वो सब मैंने फॉलो किया, कैलकुलेट करके उतना फॉलो किया। और 8 में गया ही नहीं कॉलेज। और 7 में भी मैं कॉलेज जाता था तो मैं लास्ट बेंच पे बैठ के अपना ग्रेडअप पे क्वेश्चंस सॉल्व करता था, या तो प्रीवियस ईयर के बुक था, प्रीवियस 28 ईयर्स के, वो मैं करता रहता था लास्ट बेंच पे बैठ के। मतलब गेट को बेसिकली मैंने प्रायोरिटी दे दिया था। तो अगर गेट को आपको क्रैक करना है तो गेट को प्रायोरिटी देना पड़ेगा, क्योंकि सिंपल सी बात है ना, अभी आप अकेले तो एग्जाम दे नहीं रहे हो। देयर आर मेनी पीपल हु हैव टेकन अ ड्रॉप ऑफ 1 ईयर
फॉर द गेट प्रिपरेशन, तो उनके पास तो इतना ज़्यादा टाइम है और आप फाइनल ईयर में हो, मतलब मैं भी फाइनल ईयर में था उस टाइम, तो अपने पास ऑलरेडी टाइम कम है। उसमें अगर आप और चिल करोगे, टाइम वेस्ट करोगे, तो गेट कभी किसी जन्म में क्रैक होने वाला नहीं है। तो इसलिए मैंने जो टाइम मेरे पास था वही यूज़ किया मैंने। तो बराबर है, इस तरह से मेरा प्रिपरेशन था। एंड तो बराबर किया आपने। वैसे भी अगर दो चीज़ों पे फोकस करोगे तो एफर्ट्स कहीं ना कहीं डिवाइड भी हो जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं आज शाउट आउट दे रहा हूँ ग्रेड अप सिविल चैम्पियंस नाम के यूट्यूब चैनल को। ये नया चैनल उन्होंने क्रिएट किया है ग्रेड अप की टीम ने। यहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड किए हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए, ताकि आप समझ पाओ कि वो किस तरीके से सब्जेक्ट हैंडल करते हैं अपने क्लासेस में। हर एक सब्जेक्ट के आगे वो सब्जेक्ट किस प्रोफेसर ने हैंडल किया जाएगा वो भी मेंशन किया गया है। उन्होंने प्लेलिस्ट पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है, तो आप यूज़ कर सकते हो उनके प्लेलिस्ट और उस सब्जेक्ट में जाके चेक कर सकते हो सब्जेक्ट किस तरीके से पढ़ाया जाता है। और उसके अलावा उनका एक यूट्यूब चैनल भी प्रेजेंट है, उसमें उनके काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स हैं, पर ये चैनल उनका फ्रेश क्रिएट हुआ है। और मैं देखूँ यहाँ पे कुछ स्कॉलरशिप टेस्ट भी है, वो आपको खुद को जाके चेक करना होगा उनके वीडियोस में। शायद से ये फर्स्ट वीडियो ही स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में होगा, तो आप जाके खुद से चेक कर सकते हो। मैं बताने आया था, ये उनका एक फ्रेश यूट्यूब चैनल है सिविल चैम्पियंस के नाम पे, तो उनकी रीच बढ़ाने के लिए मैं आपको एक वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। और तुमने प्रॉपरली, मुझे लगता है आपने टाइम बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज किया। एक भी टाइम आपको जो वेस्ट होता होगा नज़र आया है, उसमें भी आपने कहीं ना कहीं गेट को यूज़ करने के बारे में सोचा है किसी ना किसी तरीके से अपने हिसाब से। और मैं चाहता हूँ कि तुम सिविल इंजीनियरिंग के बच्चों को बताओ ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसमें ये टॉपिक्स पढ़ना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। मतलब ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे इस टॉपिक को छोड़ना नहीं चाहिए, और कौन से सब्जेक्ट्स आप स्किप कर सकते हो क्योंकि वो सभी के लिए टफ़ है या फिर बहुत ही कम मार्क्स के लिए आते हैं। ये इन्फॉर्मेशन तुम सिविल इंजीनियरिंग के बच्चों को दो। देखो, सबसे पहली बात तो मैं बोलना चाहता हूँ कि आपको स्मार्ट वर्क करना है। गेट में हार्ड वर्क करोगे काम आएगा, लेकिन स्मार्ट वर्क जब तक नहीं करोगे तब तक आपका स्कोर अच्छा नहीं आएगा। तो मोटा मोटा आपका जो हमारा सिविल इंजीनियर, उसमें जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है, जियो टेक्निकल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, वो 12 to 15 मार्क्स का आता ही है, वो आना ही है गेट में। गेट का पैटर्न फिक्स है, तो अगर आपको पता है वो आने वाला है तो उसको एकदम अच्छे से कर लो आप। सबसे पहले तो मैंने ये किया था, जियोटेक एकदम मैंने पढ़ लिया था अच्छे से प्रिपेयर। जब मेरा BE चालू था बैचलर्स, तभी मैंने जियोटेक एकदम अच्छे से कर लिया था, तो गेट में मुझे ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई। तो जियोटेक अच्छे से करना है। और जियोटेक में भी आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे तो उसमें आपको समझेगा एक पैटर्न है। एक जैसे कंसोलिडेशन एक टॉपिक है, उसमें से एक क्वेश्चन आना ही है, कुछ भी हो जाए कंसोलिडेशन में से क्वेश्चन आना ही है, तो वो कर लो ना अच्छे से। आपको जियोटेक देखोगे तो काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है, जियोटेक 1-2 है, बट आपको पता है कि इस टॉपिक में से आने वाला है, तो वो करो पहले, उसके सारे क्वेश्चंस कर लो। तो वैसे मैंने जैसे कंसोलिडेशन एक टॉपिक है वो कर दिया था जियोटेक में। उसके बाद अपना जो सेकेंड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में बेसिकली 3 आते हैं, हाईवे, एयरपोर्ट एंड रेलवे। बट गेट पॉइंट ऑफ व्यू से रेलवे और एयरपोर्ट को कुछ ज़्यादा भाव नहीं मिलता, एक आधा क्वेश्चन आ जाता है, कभी एक साल तो आ गया। मेन हाईवे है, हाईवे इंजीनियरिंग आपको अच्छे से करना है, उसका ऑलमोस्ट 10 मार्क्स का वेटेज है, तो यू कैन नॉट जस्ट अफोर्ड टू स्किप हाईवे इंजीनियरिंग। तो पहला जियोटेक आप कर लो एकदम अच्छे से, उसमें भी जो जो टॉपिक्स है आप देख लो ज़रा प्रीवियस ईयर में क्या है। जैसे कंसोलिडेशन एक मैंने एग्जांपल दे दिया, उसका आता ही है, तो आप वैसे आप फिगर आउट कर सकते हो। उसके बाद हाईवे इंजीनियरिंग है, ट्रांसपोर्टेशन में हाईवे इंजीनियरिंग, वो एकदम इंपॉर्टेंट है, वो आप कर लो अच्छे से। उसके बाद थर्ड सब्जेक्ट जो इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है वो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है। अब एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में भी आप मोटा मोटा 12 मार्क्स का तो आ जाते हैं सिविल में, बट एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का एक प्रॉब्लम है कि वो काफ़ी वास्ट है, उसमें काफ़ी बड़ा है वो, तो आप अगर उसको पूरा करने जाओगे तो आपसे कभी होने नहीं वाला वो, और वो करने की ज़रूरत भी नहीं है गेट में, मुझे ऐसा लगता है। तो एनवायरनमेंट का मैंने क्या किया था, जो मेरे नोट्स थे एक बार मैंने रिवाइज कर लिया, देख लिया एक बार, जस्ट मेयर रीडिंग कर लिया मैंने नोट्स का। उसके बाद डायरेक्ट मैं पास्ट ईयर क्वेश्चंस पे चला गया एनवायरनमेंट का। तो पास्ट ईयर क्वेश्चन जब किया तो मैंने समझा कि इतना थियरी वेरी तो गेट में आता नहीं है, मोस्टली न्यूमेरिकल ओरिएंटेड है हमारा एनवायरनमेंट का। तो मैंने गेट के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने शुरू कर दिए। जैसे जैसे आप न्यूमेरिकल करोगे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ ये सॉल्व, एंड दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कॉन्फिडेंस आपको आना चाहिए। तो एनवायरनमेंट का मैंने एक बार रीड किया और सारे न्यूमेरिकल्स उसके कर लिए, तो उस तरह मेरा एनवायरनमेंट का प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी था, क्योंकि मुझे समझ में आ गया मेरे लेवल पे कि मैं सब पढ़ूंगा एनवायरनमेंट, एक बार रीड करूंगा तो वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और वो इतना वर्थ इट भी नहीं लगता। तो एनवायरनमेंट का मेरा ये स्ट्रैटेजी था। तो ये 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स तो हो गए। अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो ये 3 सब्जेक्ट्स भी अगर आपने एकदम अच्छे से कर लिया, एकदम
पढ़ लिया अच्छे से तो 40 मार्क्स तो आपको मिल जाएंगे। गेट एप्टीट्यूड और मैथ्स तो अलग बात है, वो तो करना ही है, उसका अलग है, बट ये 3 सब्जेक्ट भी कर लिया 30 to 40 मार्क्स तो यहाँ पे आपके आ ही जाएंगे अच्छे से कर लिया तो। इसके अलावा अभी स्ट्रक्चर्स के जो सब्जेक्ट है, मतलब जितना मैंने एनालाइज किया प्रीवियस ईयर को देख के, स्ट्रक्चर्स के सब्जेक्ट को इतना ज़्यादा वेटेज नहीं है। अभी स्ट्रक्चर्स में कौन से सब्जेक्ट आते हैं, एक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, थियरी ऑफ रिइंफोर्स्ड कंक्रीट और डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स, ये 4 सब्जेक्ट्स है हमारे स्ट्रक्चर्स के। तो ये चारों का मिला के मैं बोलूँगा तो 15 to 18 मार्क्स का वेटेज है चारों को मिला के। एंड इसके अदरवाइज आपका जियोटेक का ही 15 मार्क्स का वेटेज है, तो इसलिए सब बोलते हैं कि जियोटेक आप पहले कर लो। तो अब ये 4 स्ट्रक्चर्स के सब्जेक्ट है और स्ट्रक्चर्स के सब्जेक्ट थोड़े मोस्टली डिफिकल्ट जाते हैं स्टूडेंट्स को। तो ये 4 सब्जेक्ट स्ट्रक्चर्स के सब्जेक्ट है। इसमें भी जैसे डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स है, उसमें बहुत सारे रिकमेंडेशंस है और काफ़ी बड़ा है वो, और उसमें सवाल भी मतलब 1-2 ही आते हैं, आए तो आए, मतलब 1-2 आते हैं तो थोड़े आप वो स्किप कर सकते हो। DDSS डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स आप स्किप कर सकते हो, मतलब अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप यू कैन स्किप स्टील, क्योंकि वो मुझे लगता नहीं कि इतना पढ़ना उसको जस्टिफाइबल है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसे कि आपने बोला स्किप कौन से कर सकते हो, तो आप यू कैन स्किप स्टील स्ट्रक्चर आप स्किप कर सकते हो। उसके अलावा थियरी ऑफ रिइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर्स है, वो उसमें भी IS कोड के प्रोविजंस है, बट वो कंपैरेटिवली ईजियर है एज कम्पेयर टू स्टील। तो उसके भी आप जैसे मैंने बोला उसके प्रोविजंस आप रिकॉर्ड कर सकते हो, आप पूरा सुन सकते हो, उसको सुनते सुनते वो आपके जो प्रोविजंस है आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे एंड आप रिइंफोर्स्ड कंक्रीट तो कर सकते हो प्रोविजंस के हिसाब से। एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स तो एकदम बेसिक सब्जेक्ट है जो हमारे सेकेंड ईयर में ही था हमें, तो वो इजी होता है। वो आप यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है SFD BMD बाकी सबके, तो आप वो कर लोगे, सॉम के सब सवाल आप बना लोगे। तो बेसिकली मैंने क्या बोला, स्टील आप स्किप कर सकते हो स्ट्रक्चर्स में, रिइंफोर्स्ड कंक्रीट आप रिकॉर्ड कर करके उसके प्रोविजंस आप याद कर सकते हो। बाकी जो सॉम है आप यूनिवर्सिटी लेवल पे जो आपने प्रिपरेशन किया है दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर गेट। इसके अलावा जो चौथा सब्जेक्ट है स्ट्रक्चरल एनालिसिस, तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है लोगों को, ऐसा जितना मैंने देखा है उस हिसाब से। तो ऐसे का आप क्या कर सकते हो, आप मैंने कैसे किया था उसका प्रिपरेशन, मैंने टेस्ट सीरीज जो दिया था सिंगल लेंथ जो सिंगल सब्जेक्ट टेस्ट होता है, तो मैंने टेस्ट देते देते ही ऐसे को सीखा। टेस्ट देके मैंने देखा कि ऐसे इस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं, इसका अप्रोच इस तरह का होगा सोल्यूशन देख के। तो मैं अपना बता रहा हूँ, मैंने ऐसे तो टेस्ट देते देते पूरा सीखा अच्छे से। और इसके अलावा जैसे कि अभी टेस्ट सीरीज़ का आ ही गया है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम टेस्ट सीरीज़ को कैसे यूज़ कर सकते थे वो भी बताओ, मतलब तुमने कैसे यूज़ किया था। तुम्हें कभी डीमोटिवेशन नहीं हुआ क्या टेस्ट सीरीज़ के मार्क्स कम देखकर? टेस्ट सीरीज़ को कैसे मैनेज किया, मतलब ये क्वेश्चन मैं चाहता हूँ तुम आंसर करो। या टेस्ट सीरीज़ मतलब टेस्ट सीरीज़ मैंने जो ज्वाइन किया था, तो लाइक मेडीजी का ज्वाइन किया था, उसमें टोटल कुछ 45 या 50 टेस्ट थे, एग्जैक्ट पता नहीं, मुझे याद नहीं, बट 12 उसमें फुल लेंथ टेस्ट थे। तो जैसे कि टाइम थोड़ा सा कम था मेरे पास, तो मैंने जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है वो फ्रैंकली स्पीकिंग थोड़े बहुत स्किप कर दिए थे, मैंने पूरे नहीं किए थे। बट मेरे दिमाग में टारगेट था कि अगर अच्छा रैंक लाना है तो फुल लेंथ तो मुझे पूरे अच्छे से देने पड़ेंगे, 12 के 12 मुझे ईमानदारी से देने पड़ेंगे। तो मैंने वो दिया। मैं तो ईमानदारी से, दिसंबर का महीना चालू था। ईमानदारी से मतलब क्या होता है? ईमानदारी से मतलब क्या होता है ये मैं चाहता हूँ तुम लोगों को बताओ। फुल लेंथ टेस्ट, हाँ, ईमानदारी से का मतलब देखो, अगर कोई टेस्ट देने को बैठा 3 घंटे का, तो आप जैसे नॉर्मल इंसान आप बैठे हो, 3 घंटे में 1 घंटे में आप बोर हो गए तो किसी का इंस्टाग्राम मैसेज आ गया तो आप देख लोगे, किसी का कॉल आ गया तो आप उठा लोगे, बीच में वॉशरूम चले जाओगे, बीच में टाइम पास कर लोगे, ये नॉन ईमानदारी है। तो ईमानदारी मतलब 3 घंटे प्रॉपरली आप बैठो, अच्छे से बैठो और टेस्ट दो, क्योंकि आपको तभी आपके जो 1500 रुपये 2000 रुपये आपने जो दिए हैं किसी जो टेस्ट सीरीज़ लिया है वो वर्थ इट होगा, वरना आपके वो पैसे डूब गए से समझो। एंड इसके अगेन ईमानदारी का सेकेंड पॉइंट क्या है कि आप टेस्ट सीरीज़ दो तो उसका एनालिसिस करो, बिकॉज आई फील दैट अ टेस्ट सीरीज विदाउट एनालिसिस इज अ टेस्ट वेस्टेड। आप वो टेस्ट वेस्ट कर दोगे, आपका पैसे वेस्ट हो जाएंगे उसमें। तो बेसिकली हर टेस्ट के बाद आपको एनालिसिस करना है, आपको एक बुक बनाना है, उसमें जो क्वेश्चंस आपको नहीं आए तो उसको थोड़ा आप देख लेना, उसमें क्या फॉर्मूला यूज़ हुआ है उसको लिख लेना, बस ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। 3 घंटे का टेस्ट है तो आधा घंटा आप एनालिसिस कर लो, एंड वो जस्टिफाइबल है, आधा घंटा आप दे सकते हो, इतना आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा उसमें। तो वो आप टेस्ट वैसा आप दे दो तो आपके वो टेस्ट सीरीज़ का एनालिसिस हो जाएगा। तो जो 12 टेस्ट है वो मैंने पूरी ईमानदारी से दिए थे। अब रही बात डिमोटिवेट होने की, तो जो सबसे पहला टेस्ट दिया था तो फ्रैंकली स्पीकिंग उसमें मेरे
10 या 15 या उतने कुछ मार्क्स आए थे, कुछ ज़्यादा बड़ा तीर मारा नहीं था मैंने। एंड आई एम डैम श्योर कि जो ऑल इंडिया रैंक 1 होगा उसके भी फर्स्ट अटेम्प्ट में, फर्स्ट टेस्ट जो देगा उसमें उसके भी जो एक्सपेक्टेड मार्क्स थे वो नहीं आए रहेंगे, 20-30 के रेंज में होगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ। लेकिन डिफरेंस क्या है उसमें और बाकी लोगों में, वो डिमोटिवेट नहीं हुआ, जो AIR 1 या जो या फिर मैं भी डिमोटिवेट नहीं हुआ अपने मार्क्स से, और मैंने इंप्रूव कर दिया। हर एक टेस्ट के साथ मैं अपने आप को इंप्रूव करते गया। तो फर्स्ट टेस्ट के बाद तो लाइक फ्रैंकली स्पीकिंग मैं बहुत डिमोटिवेट हो गया था। तो मैंने अपने थोड़े यूट्यूब पे वीडियोस देखा कि कैसा होता है लोगों का ट्रेंड फर्स्ट टेस्ट में क्या होता है। तो मुझे समझ में आया कि फर्स्ट टेस्ट इज़ यूजुअली ऐसे जाते हैं। तो तब मैंने फिर डिमोटिवेट होने के बदले मैंने सोचा कि एनालाइज़ करूँगा। फिर सेकंड टेस्ट दिया, उसमें भी कुछ बड़ा तीर मारा नहीं मैंने, 10 से 15 मार्क्स का ही था। तो मैंने देखा कि मेरे एप्टीट्यूड में मार्क्स जा रहे हैं, मेरे एप्टीट्यूड मुझे कुछ आ नहीं रहा है। तो मैंने एप्टीट्यूड पढ़ना स्टार्ट किया। फिर ये सब दिसंबर का महीना चालू है मेरा, ये सब मेरा हो रहा है, टेस्ट दे रहा हूँ और ये सब चालू है। तो एप्टीट्यूड पढ़ना स्टार्ट किया। तो टेस्ट 3 जो दिया उसमें मेरे को इम्प्रूवमेंट लगा, मेरे 20 तक मार्क्स आने लगे, मतलब एप्टीट्यूड मेरा अच्छा गया। उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट में मैंने एनालाइज़ किया कि मैं सिली मिस्टेक्स बहुत कर रहा हूँ, जो गेट कैलकुलेटर है उसका यूज़ अच्छे से नहीं कर रहा हूँ। तो उसमें मैंने और एनालाइज करना शुरू कर दिया। 4th टेस्ट गया, 5th टेस्ट गया, 6th 7th टेस्ट। उसके बाद जो लास्ट के 4 टेस्ट थे वो उसको वो लोग बोलते हैं मेडीजी वाले गेट के मॉक टेस्ट। तो गेट के पूरे सिलेबस के हिसाब से होता है। तो उसमें मैंने 4 टेस्ट में फिर कंसिस्टेंटली मैंने लाइक 50-55 मार्क्स स्कोर करना शुरू कर दिया। एकदम एनालिसिस मेरा इतना स्ट्रांग हो गया था, बाद में कॉन्सेप्ट्स इतना स्ट्रांग हो गए थे, उसमें मैंने ये कर दिया। और लास्ट का जो टेस्ट था उसमें अराउंड मेरा 60 मार्क्स स्कोर था। दैट वाज द लास्ट टेस्ट विच आई गेव बिफोर द गेट एग्जामिनेशन। तो वही होता है, धीरे धीरे मैंने एनालाइज करना शुरू कर दिया। आप ऐसा मत समझो कि फर्स्ट टेस्ट में ही आप एकदम 60-70 मार लोगे, एकदम टॉपर वॉपर बन जाओगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक्सपेक्टेशन तो करनी वैसा था नहीं मेरा है टेस्ट। तो चल जाएगा। एक्सपेक्टेशन करनी है तो 30-40 के प्रिपरेशन करेंगे 5 मार्क्स आएंगे ना। तुमने जो ऊपर का टारगेट किया इसलिए थोड़ा नीचे आए, तो हलू हलू ऊपर तक पहुंचना है 12 टेस्ट में ना, मिस्टेक्स को नोट करते करते। हाँ एग्जैक्टली, मतलब नंबर कम आएंगे ही, बट आपको द मैटर क्या करते हैं कि आप कितना सीख रहे हो एक टेस्ट। वो सीखते सीखते आप कर दोगे, आपका हो जाएगा। और जैसे कि तुम्हारा एक चैनल भी है, मैं चाहता हूँ तुम अपने चैनल के बारे में बात करो, और उसके अलावा तुम सजेशन क्या देना चाहोगे लास्ट, क्योंकि हमारे 2 वीडियो आने वाले हैं, इसके बाद भी हम सेकंड वीडियो में आएगा। तो उससे पहले मैं चाहता हूँ इस वीडियो में तुम फाइनल सजेशन क्या देना चाहते हो, और उसी के साथ साथ अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बता दो, तो लोग तुम्हें देखने आएंगे। देखो यार, फाइनल सजेशन तो मैं अभी बोल रहा हूँ, कोविड का टाइम है, अभी सब ऑनलाइन लेक्चर्स आपके चालू है, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर प्रिपरेशन। मैं सोचता हूँ कि मैं अभी प्रिपेयर कर रहा होता तो मेरा जितना रैंक आया उससे मैं काफ़ी बेटर इंप्रूव कर सकता था। क्योंकि रीज़न बीइंग, आपको घर पे बैठना है, आपको ट्रेन से ट्रैवल करके कॉलेज नहीं जाना है, घर के बैठ के आपको लेक्चर्स अटेंड करने हैं, और हमको पता है कि लेक्चर्स कैसे अटेंड करते हैं स्टूडेंट्स। तो उससे अच्छा उस लेक्चर के बदले आप पढ़ सकते हो गेट का, मतलब इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। ठीक है, तो वैसा आपके पास एम्पल ऑफ टाइम है घर पे बैठे बैठे। देखो, आप कॉलेज जाते हो ना, तो कॉलेज में कैसे स्टूडेंट्स होते हैं, एटमॉस्फेयर होता नहीं गेट का, स्पेशली इन मुंबई आई एम सेइंग। तो स्टूडेंट्स फिर बोलते हैं कि चलो आज ये मूवी देखने जाते हैं, आज इधर जाते हैं, आज उधर जाते हैं, थोड़ा कॉलेज के बाद चाय वगैरह पीते हैं, कैंटीन में जाते हैं, ऐसा बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। और मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो इंसान अभी तुम्हें गाइड कर रहा है ना, ये मुंबई यूनिवर्सिटी से है, और इसने कोई मेड इजी और कोई ऐसा अकेडमी जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट से कोचिंग नहीं ली है, और इसने एक लोकल कोचिंग लगाई थी जो अभी बंद भी हो चुकी है ठीक है, तो मतलब ये समझ सकता है तुम्हारी फीलिंग, जिनके पास कॉलेज गोइंग है और जिनके पास क्लासेस जाने का मौका नहीं मिलता मेडीज और रेस एकेडमी का। इसलिए मैं तुम्हें ये सजेशन देने का चांस दे रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा सजेशन बहुत मैटर करता है। अब बोलो। तो वही यार, देखो जब मैं भी था तो मैंने देखा कि लोग टाइम पास कर रहे हैं, मुझे बोलते थे मूवीज़ वगैरह जाने को, लेकिन मेरा दिमाग में फिक्स था मुझे गेट प्रिपरेशन करना है, ये वापस टाइम मेरा आने नहीं वाला। एंड देख लो, आप खुद से देखो, सिविल में जॉब्स है नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग। आपका जो भी कॉलेज होगा, मुश्किल से 4-5 कंपनियाँ आएंगी, 2-3 बच्चों को उठा के लेके जाएंगी, ये रियल ट्रूथ है। एटलीस्ट जितना मैंने देखा कॉलेज में तो कंपनी आती नहीं। सिविल की बात करो, बाकी का पता नहीं मुझे। तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम आपको क्रैक करना ही पड़ेगा, उसके बिना आप जैसे समझो, अभी जो बच्चे जो मेरे साथ थे वो अभी मुझसे टिप्स ले रहे कि कैसे प्रिपेयर करना है,
जो MPSC वगैरह या जो भी इसरो जो भी एग्जाम दे रहे उससे मुझसे ले रहे कि आप तूने कैसे किया। लेकिन उस टाइम जब मैं उनको बोलता था ना कि ये क्लास मैंने ज्वाइन किया है आप भी ज्वाइन कर लो, तभी उनको लगता था कि अरे ये गेट वेट से कुछ होने नहीं वाला इसका, ये ऐसे ही पका रहा है, अगले साल ये मिलेगा हम लोग को इधर किधर। तो ऐसा है, तो आप समझ लो सिविल में जॉब्स काफ़ी कम है, आपको जॉब चाहिए तो यू हैव टू क्रैक गेट और एनी अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा। तो क्यों ना आप अपने 3rd या 4th ईयर से शुरू कर दो, क्यों वाई वेट फॉर द, मोस्टली लोग सोचते हैं मेरा 4 साल खत्म हो जाएगा, 1 साल मैं दिल्ली वल्ली चले जाऊंगा प्रिपरेशन कर दूंगा, तो ये होने नहीं वाला आपसे। आपके कॉन्सेप्ट्स अगर कॉलेज में क्लियर नहीं हुए तो बाद में भी जाके कोई भी कितना आपको बता देगा, कोई भी अच्छी फैकल्टी, लेकिन आपका लेथार्जिक एटीट्यूड आपको ले मारेगा। सिविल की बात कर रहा हूँ मैं, तो देख रहा हूँ मैं आज भी बच्चे लोग प्लेसमेंट्स नहीं हुए ऐसे ही बैठे, अभी से वो लोग फिर गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि उनको 2 साल पहले करना चाहिए था। तो ये मैं प्लीज़ आप ये वीडियो में अच्छे से इसको बोल्ड में बता दो सबको कि जॉब्स काफ़ी कम है सिविल में, आपको अगर बढ़ना है आगे तो आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक करना ही पड़ेगा, कोई और रीज़न, कोई और दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो वो करना पड़ेगा। तो इसलिए अभी आपको, हाँ अभी रही बात, अभी कोविड टाइम है तो आपको घर बैठे बैठे बहुत सारा टाइम मिल रहा है, मुझे इतना टाइम मिलता तो यार मैं पर्सनली मेरा अच्छा और अच्छा रैंक आ जाता। तो आपको बहुत टाइम है, प्लीज़ यूटिलाइज दिस टाइम। और जो भी आपके लेक्चर्स हो रहे हैं अभी, तो आपको अटेंडेंस तो आपका लग जाएगा लेक्चर में, आपको पता है कैसे लगाना है, उसके अगेंस्ट आप गेट का प्रिपरेशन करना शुरू कर दो। एंड ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई दोस्त बुलाएगा मिलने के लिए, अभी लॉकडाउन है कोई बुलाने भी नहीं वाला मिलने, आपको पूरा टाइम है घर पे बैठ के एकदम बेड पे बैठो, जिधर बैठो पूरा प्रिपरेशन करते रहो दिन भर। गेट ऐसा सामने फार्मूला का चार्ट वार्ट बना दो, पूरा घर पे बैठे हो ना, काम क्या है करने को, माहौल बना दो एकदम माहौल बनाओ, गेट ऐसा क्रैक हो जाएगा यार। हर जगह लिख दो गेट 2020। मेरा फ़ोन का वॉलपेपर भी था गेट 2020, उसमें लिखा था मैंने, एकदम मस्त वाला कोट लिखा था एक। तो जब फ़ोन चालू करोगे आपको वो दिख जाएगा, आप खुद ही फ़ोन बंद कर दोगे। ऐसा आपका जब हो गया तो एकदम क्या बोलते हैं, एकदम हो जाएगा आपका गेट अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। और अभी कोविड का आपको एडवांटेज लेना है बेसिकली, ये मुझे एंड में बोलना है, कोविड का एडवांटेज लो, बाकी तो आपके ऊपर है आप कितना हार्ड वर्क करते हो उसके और ऊपर अपने है। चैनल का नाम बता दो, मैं तुम्हें बोला हूँ वो सबसे पहले कर दे, चैनल का नाम बताओ। हाँ, तो मेरा बेसिकली एक इनिशिएटिव है कि जो मेरे फेलो मुंबई यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स हैं या तो कोई भी है, मैं उनके लिए फ्री में गेट के सारे सिविल इंजीनियरिंग के लेक्चर्स अपने चैनल पे डालना चाहता हूँ और मैं डालूंगा। होपफुली गेट 2021 तक सारे जो मेरे वीडियोस है वो बन जाए। तो ये मेरा काफ़ी इनिशिएटिव है, मैं एकदम अच्छे से जो मैं एकदम बेस्ट दे सकता हूँ फ्री में मैं अवेलेबल कराऊंगा। तो कॉन्सेप्ट हॉलिक नाम का मेरा चैनल है, मैंने कुछ वीडियोस डाले भी है उसमें। सो मैं लिंक प्रतीक को बोलूँगा कि डिस्क्रिप्शन में डाल देने के लिए, आप वहाँ पे फ्री में सब आप देख सकते हो। आपको अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर देना, और नहीं किया सब्सक्राइब तो भी आप देख लो, आपका फ़ायदा बस होना चाहिए उसमें से। मैं बस इतना चाहता हूँ, मतलब एक बच्चे का भी अगर गेट उसके तरफ से निकल गया उसके वजह से, तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ। तो मुझे लगेगा कि मैं कुछ कर रहा हूँ, बेसिकली हेल्प कर रहा हूँ अपने स्टूडेंट को। क्योंकि मेरा क्या मानना है, अभी जो क्लासेस चल रही है मुंबई में वो काफ़ी ज़्यादा पैसा लेते हैं यार, एक एक सब्जेक्ट का वो लोग और 6,000 रुपये भी लेते अच्छे हैं। ये नहीं वर्थ है क्या कुछ? मुंबई में फैकल्टी भी फैकल्टी अच्छी नहीं है और वो लोग कॉन्सेप्चुअली बताते नहीं कुछ, एकदम बता देते हैं कि इसका ये होता है उसका वो होता है, और स्टूडेंट्स भी वही रट के चले जाते हैं। एमयू में तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे 9 पॉइंटर 10 पॉइंटर। आई हैव सीन मैनी पीपल जिनका 10 पॉइंटर है 9 पॉइंटर है तो भी उनका गेट में मार्क्स नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, कैसे आएंगे मार्क्स? एंड ऑन द अदर हैंड आई हैव ऑल्सो सीन पीपल हुज पॉइंटर इज लाइक 7, 7.5, 8 एंड दे आर क्रैकिंग गेट विद फ्लाइंग कलर्स। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आपको स्टार्टिंग से कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है बेसिकली। तो ऐसा है, तो इसके लिए मैंने एक चैनल बनाया, कॉन्सेप्ट हॉलिक नाम का चैनल है। ठीक है, मैं गेट इन लव विद मैं कर दूंगा उसे लिंक। और तुम्हारा इनिशिएटिव अच्छा है, और ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, फटाफट इसे बोलना मत, डालो, क्योंकि अभी लोग क्या सोचेंगे तुम उसी में बन लगे होगे और तुम 1 महीने में बना देने वाले हो। ऐसा भी नहीं होने वाला है, वो धीरे धीरे अपने हिसाब से डालेगा। गेट 2021 के बाद थोड़ा 1-2 सब्जेक्ट्स आ जाएंगे शायद से, अगर तुम ज़्यादा उसे सब्सक्राइब करोगे तो उतना सीरियसली लेगा। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट।